मैं हर बार ब्लाइंड डेट पर सामने वाली औरत से पंजा लड़ाता हूँ। औरत की ताकत जितनी ज्यादा होती है मुझे वो उतनी ही पसंद आती है। सबसे अच्छा तो ये है कि वो मुझे पलक झपकते ही हरा दे, क्योंकि मेरे अंदर एक ब्लड लाइन बोन आर्ट है। मेरी आने वाली पीढ़ी जितनी ताकतवर होगी, मेरी ताकत में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। पर जब मैं पागलों की तरह एक ताकतवर पत्नी ढूंढ रहा था, तब मुझे अचानक पता चला कि ये एक कल्टीवेशन सियांक्सिया दुनिया है। आम इंसान ऐसी औलाद पैदा नहीं कर सकते जिसमें स्पिरिचुअल रूट हो। सिर्फ कल्टीवेशन परिवारों की औरतें ही ऐसा कर सकती हैं। मैं तुरंत एक्साइटेड हो गया। अगर मैं किसी कल्टीवेशन परिवार की औरत से शादी कर लूं और स्पिरिचुअल रूट वाली औलाद पैदा करूं, तो क्या मेरी ताकत भी आसमान नहीं छूने लगेगी? लेकिन हकीकत ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। कल्टीवेशन परिवार वाले मुझे घास तक नहीं डालते थे, क्योंकि मैं बिना स्पिरिचुअल रूट वाला एक आम इंसान था। मेरे दिल में असंतोष था। ऐसा क्यों है कि इमॉर्टल्स आसमान और जमीन पर घूम सकते हैं और लंबी उम्र जी सकते हैं, जबकि हम जैसे आम इंसान कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं? जब मैं सोच रहा था कि स्पिरिचुअल रूट वाली औरत को पत्नी कैसे बनाऊं, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आया। कुछ ही समय बाद किंग्यून सिटी में क्यूकन पेविलियन नाम की एक ज्वेलरी शॉप अचानक खुल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं वहां सोने चांदी की ज्वेलरी बेचने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने भारी मात्रा में बेकार स्पिरिट स्टोन्स खरीद लिए थे। बटलर आंफू जमीन पर बिखरे उन टूटे हुए पत्थरों को दर्द से देख रहा था। चैन परिवार भले ही अमीर और ताकतवर था, पर वो छोटे मालिक की इस फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही ये बेकार स्पिरिट स्टोन्स थे, पर इनमें भी काफी चांदी खर्च हुई थी। ये सोचकर वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन चैन परिवार छोटे मालिक के हाथों बर्बाद हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये बेकार स्पिरिट स्टोन्स मेरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा थे। आधा महीने बाद क्यूकन पेविलियन ऑफिशियली खुल गया, पर जब आफयू दोबारा दुकान में आया तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। शेल्फ पर रखी चीजें सोने चांदी की ज्वेलरी नहीं थी, फिर भी उनसे एक शानदार चमक निकल रही थी। दरअसल इस दुनिया की जेमस्टोन टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी और अभी तक सिर्फ गोल आकार में चमकाने तक ही सीमित थी। और टाइम ट्रैवल से पहले मैंने डायमंड्स बेचकर ही पैसा कमाया था। इसलिए मैंने अपने पिछले जन्म की कटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उन बेकार स्पिरिट स्टोन्स को हजारों पहलुओं फैसेट्स में काट दिया, जिससे एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो किसी का भी दिमाग हिला दे। जब एफयू अभी भी हैरानी में डूबा था, मेरी अगली बातों ने उसके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। इन गहनों की कीमत 100 तोला सोना है, एक पैसा कम नहीं। क्या 100 तोला सोने में तो पूरी दुकान खरीदी जा सकती है? इतना महंगा कौन खरीदेगा? लेकिन मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। फिक्र मत करो, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो इस चमक को इग्नोर कर सके। अफू ने आधे अधूरे विश्वास के साथ वैसा ही किया। नतीजा यह हुआ कि ज्वेलरी के लॉन्च होते ही इसने तुरंत एक बड़ा हंगामा मचा दिया। न सिर्फ आम अमीर और ताकतवर लोग इसके पीछे भाग रहे थे, बल्कि लो लेवल फीमेल कल्टीवेटर्स भी भेस बदलकर दुकान में आने लगी, और वहां से जाने का उनका मन ही नहीं करता था। बेकार स्पिरिट स्टोन्स को कचरे से खजाने में बदलते देख एफयू के मन में मेरे लिए जो हल्कापन था वो कब का गायब हो चुका था और उसकी जगह गहरी इज्जत ने ले ली थी। पर उसके लिए असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। छोटे मालिक एक फीमेल इमॉर्टल मास्टर स्पिरिट स्टोन से पेमेंट करना चाहती है। वो स्पिरिट स्टोन्स हैं। लेकिन मेरी अगली बात सुनकर वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। हमारा क्यूकन पेविलियन अभी सिर्फ सोना चांदी लेता है, स्पिरिट स्टोन्स नहीं। छोटे मालिक, स्पिरिट स्टोन्स सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये वो चीज है जिससे इमॉर्टल्स के साथ ट्रेड किया जा सकता है। पर मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। हमारी चेन फैमिली आम लोगों की नजरों में अमीर हो सकती है, पर कल्टीवेटर्स के लिए हम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। अगर हमने खुलेआम स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे किए तो हम सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देंगे। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। बड़े पेड़ अक्सर तेज हवा का शिकार होते हैं। मैं अपनी शोहरत को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक सही मौके का इंतजार करना होगा, तभी मैं अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू कर पाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ 3 महीने में क्यूकन पेविलियन का नाम लगभग पूरे क्विंग्यून सिटी में फैल गया। दौलत पानी की तरह चैन परिवार में बहने लगी, पर मेरे दिल में खतरे का एहसास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। बिजनेस कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। अब इसको दबाकर रखना मुश्किल हो रहा है। जब मैं परेशानी में डूबा था, पूरे शहर में हंगामा मचाने वाली एक खबर ने मेरी पॉपुलैरिटी को दबा दिया, और जिस मौके का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। लिन मेंशन के मेन गेट के बाहर शाओ परिवार के तीसरे छोटे मालिक शाओहन घमंड के साथ अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनके पीछे नौकर शादी के खुशी वाले स्टिकर लगे कुछ बक्से बाहर निकाल रहे थे। लिन परिवार की हेड लिन जैन ने यह सब देखा तो उनका चेहरा मुस्कान से भर गया। स्याओ भतीजे, ये थोड़ा अचानक हो गया। लेकिन शाओहन ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी निगाहें पीछे खड़ी पीले पड़े चेहरे वाली लिन शिंग्युए पर गईं। अंकल लिन, जब हमारी सगाई हुई थी तब इसलिए हुई थी क्योंकि इसके पास मीडियम लेवल का स्पिरिचुअल रूट और कियाई कॉन्डेंसेशन के 7वें लेवल का कल्टीवेशन था, जो मेरे बराबर का था। पर अब क्या? ये सुनते ही तमाशा देख रही भीड़ में हंगामा मच गया। सुना है कि ये लिन चिंग्युए एक ब्लड क्लॉटिंग ग्रास ढूंढने के चक्कर में किसी सेकंड टीयर डेमोनिक बीस्ट का शिकार हो गई थी। हाँ बिल्कुल, भले ही उसकी जान बच गई, पर उसका डेंटियन पूरी तरह चूर चूर हो गया है। उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है। शाओहन ने एक कदम आगे बढ़ाया और शादी का एग्रीमेंट पेपर कैजुअली जमीन पर फेंक दिया। लिन किंग्युए, मुझे प्रैक्टिकली सोचने के लिए ब्लेम मत करना। कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही होती है। भतीजे ने बिल्कुल ठीक कहा। ये इस लड़की की बदकिस्मती है जिसने भतीजे के फ्यूचर में रुकावट डाली। ये सगाई टूटनी ही चाहिए। कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत की इज्जत की जाती है। शाओ परिवार के पूर्वज इस वक्त नैसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए आइसोलेशन में थे। वो लिन जैन उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये सुनकर लिन किंग्युए ने जोर से अपना होंठ काट लिया। शाओहन की बेइज्जती से ज्यादा
फैमिली हेड का बेरहम बर्ताव उसके दिल को तोड़ रहा था। भीड़ में मौजूद सभी लोग अफसोस कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मैंने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेर दी। लगता है अब प्लान का अगला हिस्सा शुरू करने का वक्त आ गया है। कुछ दिनों बाद मैं अपने साथ भारी तोहफे लेकर लिन परिवार के मेन गेट के अंदर दाखिल हुआ। मैं अच्छी तरह जानता था कि कल्टीवेशन परिवारों की नज़रों में उनकी फैमिली की औरतें सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक जरिया होती हैं, और एक आम इंसान होने के नाते इन ऊंचे दर्जे की औरतों से शादी करने का असली मकसद सिर्फ एक ही शब्द में छुपा था, फायदा। बस ये फायदा किसी कल्टीवेटर से शादी करने से ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी लिन किंगयुए का कल्टीवेशन पहले ही पूरी तरह तबाह हो चुका था। लिन परिवार के मीटिंग हॉल में आकर मैंने जेम्सटोन के बिजनेस को दहेज के रूप में पेश किया और लिन किंगयुए से शादी करने की इच्छा जताई। मुझे लगा था कि यह शादी आसानी से हो जाएगी, पर लिन परिवार का रिएक्शन देखकर मेरा दिल बैठ गया। आसपास से मजाक उड़ाते हुए हंसने की आवाजें आने लगीं। क्या तू पागल हो गया है? कुछ चमकाए हुए बेकार स्पिरिट स्टोन्स के बदले तू हमारी लिन परिवार की बेटी चाहता है? फैमिली हेड लिन जेन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। तुम जा सकते हो। कल्टीवेशन की दुनिया का दरवाजा तुम्हारी इन आम दुनिया की सस्ती चालाकियों से नहीं खुलता। यह सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मैं बस अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चलने ही वाला था कि थर्ड एल्डर लिन होंग्यू ने अचानक कहा, रुको, वो चीज यहां लाओ, मैं देखना चाहती हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जल्दी से अहफू को इशारा किया कि वो तैयार किया हुआ पर्पल सैंडलवुड का डिब्बा आगे पेश करे। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। उसमें एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई डायमंड रिंग रखी थी। उस शानदार चमक ने तुरंत ही लिन होंग्यू के अंदर छुपी एक औरत की कमजोरी पर वार किया और उसकी सारी रुकावटें तोड़ दी। उनकी आंखों में एक आग सी उठती देख मैंने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। आप सभी इमॉर्टल मास्टर्स, आप इस बिजनेस को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ आम लोगों से सिक्के कमाता है, पर अगर मैं कहूं कि ये चीज स्पिरिट स्टोन्स कमा सकती है, तब? ये सुनकर लिन जेन ने ठंडी हंसी हंसी। कौन कल्टीवेटर इतना बेवकूफ होगा जो कचरा खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद करेगा? मैंने लिन जेन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आदमी शायद ना करे, पर औरतें जरूर करेंगी। लिन जेन थोड़ा चौंक गई और अपनी आंखें छोटी करके मुझे दोबारा गौर से देखने लगी। बहुत कम आम इंसान उसके सामने बिना घबराए खड़े रह पाते थे। मेरी इस हिम्मत ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया था। हॉल में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिर्फ वो डायमंड रिंग ही वहां चुपचाप चमक रही थी। जब मैं सोच रहा था कि लिन परिवार को कैसे मनाऊं, तभी लिन जेन ने अचानक कुछ ऐसी बात कही जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर तुम 1 महीने के अंदर इन गहनों से 1000 स्पिरिट स्टोन्स कमाकर ला सको, तो लिन परिवार लिन चिंगयुए की शादी तुमसे कर देगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उसने अचानक बात घुमाई। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो तुम्हारी चैन फैमिली का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम अपने हाथों से हमें सौंप दोगे, और फिर लिन परिवार उसके साथ जो चाहेगी करेगी। बात खत्म होते ही मेरे पीछे खड़े एफयू ने अचानक मेरी तरफ देखा और इशारे से मुझे लगातार मना करने लगा। उसके नजरिए से भले ही क्यूकन पेविलियन का बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, पर इमॉर्टल मास्टर्स से इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कमाना किसी नामुमकिन सपने जैसा था। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं धीरे से अपना सिर उठाऊंगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहूंगा, ये जूनियर इस शर्त को मंजूर करता है। खत्म। चैन परिवार की 100 साल पुरानी विरासत छोटे मालिक की एक ही चाल में बर्बाद होने वाली है, एफयू ने मन ही मन सोचा। और लिन परिवार के सभी लोग मुझे बुरी नीयत से देख रहे थे, जैसे कि किसी कटने के लिए तैयार मोटी भेड़ को देख रहे हो। लिन परिवार भले ही एक बड़ा कल्टीवेशन परिवार था, पर इन सालों में उनके बिजनेस का खर्चा बहुत ज्यादा था। लिन होंग्यू उस डायमंड रिंग से खेलते हुए बड़े मजे से मुझे घूर रही थी। इस आम इंसान की शक्ल सूरत बुरी नहीं है। जब चैन परिवार दिवालिया हो जाएगा तो इसे चाय पानी परोसने के लिए रख लेंगे। लिन जेन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। तुम में हिम्मत है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने बिना घबराए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चारों तरफ से उड़ने वाले मजाक के बीच से मुड़कर निकल गया। किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था, पर वो नहीं जानते थे कि हारने वाली लगने वाली ये शर्त ही मेरे प्लान का सबसे जरूरी कदम था। लिन परिवार की मूक सहमति मिलने के बाद मैंने वापस जाकर क्यूकन पेविलियन की चमक को दबाना छोड़ दिया और सीधा कल्टीवेटर्स की नाक के नीचे अपना बिजनेस करने लगा। पर मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ बाहर की चमक ही उन घमंडी फीमेल कल्टीवेटर्स से स्पिरिट स्टोन्स निकलवाने के लिए काफी नहीं होगी। मुझे इन गहनों में एक जान फूंकनी थी। अगले 1 महीने में क्यूकन पेविलियन ने एक के बाद एक गहनों की 3 सीरीज लॉन्च की और सोने चांदी के बजाय सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स लेना शुरू कर दिया। पहली डिजाइन का नाम था गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू। मैंने डायमंड्स को तारों की चमक जैसे आकार में काटा और उसके साथ एक अमर कविता जोड़ दी। जब गोल्डन विंड और जेड ड्यू मिलते हैं तो वो इस दुनिया के अनगिनत मुलाकातों से बढ़कर होते हैं। ऊपर से देखने में मैं ज्वेलरी बेच रहा था, पर असल में मैं एक खूबसूरत और दर्द भरी लव स्टोरी बेच रहा था। वो जवान फीमेल कल्टीवेटर्स जो सालों से आइसोलेशन में थीं और जिनके दिलों में प्यार की नई कलियां खिल रही थीं, उन्होंने ऐसा पैंतरा कहाँ देखा था। वो पल भर में इस पर फिदा हो गईं। दूसरी डिजाइन का नाम था हिडन फ्रेग्रेंस हिडन फ्रेग्रेंस। इसमें प्लम ब्लॉसम कटिंग का इस्तेमाल किया गया था जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। इसके साथ एक मशहूर पुरानी लाइन जोड़ी गई थी, साफ और उथले पानी पर तिरछी परछाइयां पड़ती हैं और चांदनी ढलते ही एक छिपी हुई महक तैरने लगती है। इस डिजाइन का मेन थीम ठंडी और अलग रहने वाली खूबसूरती था, जिसने उन हाई लेवल
इमॉर्टल परियों का दिल जीत लिया जो खुद को बहुत पवित्र मानती थीं। और तीसरी यानी फिनाले डिजाइन थी चांजुआन चंजुआन। वो पूरा बड़ा डायमंड आसमान में पूरे चांद की तरह था। मैंने सबके सामने वो लाइन पढ़ी, काश हम सब लंबी उम्र पाएं ताकि हजारों मील दूर रहकर भी हम एक साथ इस चांद की खूबसूरती को बांट सकें। इस एक लाइन ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। ना सिर्फ फीमेल कल्टीवेटर्स पागल हो गईं, बल्कि बहुत से मेल कल्टीवेटर्स ने भी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए दांत पीसते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकाल दिए। क्यूकन पैविलियन की चौखट पर तो लोगों की भीड़ से जैसे कुचली ही गई थी। मुझे गोल्डन विंड एंड जेड ड्यू का एक सेट दे दो, मुझे वो चांजुआन वाली डिजाइन चाहिए। काउंटर पर पहाड़ की तरह जमा हुए स्पिरिट स्टोन्स को देखकर एफयू के हाथ खुशी से कांप रहे थे। चैन परिवार की दौलत बच गई थी। 1 महीने बाद मैं फिर से लिन परिवार के मीटिंग हॉल में पहुंचा और मेज पर 1000 स्पिरिट स्टोन्स पलट दिए। उन स्टोन्स की गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिन परिवार के लोगों की सांसें भारी हो गईं। लिन जैन की आंखों से वो नफरत कब की गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ना छुपने वाला लालच और सरप्राइज आ गया था। भतीजे, तुम सच में बिजनेस के जीनियस हो। लिन परिवार इस शादी के लिए राजी है। लिन परिवार वालों ने सोचा भी नहीं था कि मैं सच में ऐसा कर दिखाऊंगा, लेकिन हैरानी खत्म होने के बाद उनकी नजरें कुछ अजीब सी हो गईं। एक कचरा लड़की जो कल्टीवेशन नहीं कर सकती, उसके बदले में इतना प्रॉफिटेबल रास्ता मिल गया। हमारे लिन परिवार का तो सीधा सीधा फायदा है। लगता है इस चैन चांगशेंग पर लिन किंगयुए का जादू चल गया है। ये आम इंसान बेवकूफ होते हैं। इसे लगता है कि किसी कल्टीवेटर से शादी करके ये कल्टीवेशन की दुनिया से जुड़ जाएगा। इसे नहीं पता कि बिना स्पिरिचुअल रूट वाले लोग हमेशा कम उम्र वाले कीड़े मकोड़े ही रहते हैं। ये बातें सुनकर एफयू भी अपने दिल में गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। वो लिन किंगयुए अब सिर्फ दिखने में सुंदर है, उसे ब्याह कर लाने का क्या फायदा? ये कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने आसपास के उड़ाए जा रहे मजाक को अनसुना कर दिया। मैंने बिना किसी भाव के शादी का कॉन्ट्रैक्ट पक्का किया और शादी का दिन 3 दिन बाद का तय किया गया। इस कीमत के तौर पर मैंने जेमस्टोन बिजनेस का ज्यादातर प्रॉफिट लिन परिवार को देना मान लिया और आगे खुलने वाली नई ब्रांचों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी ले ली। लिन मेंशन से बाहर निकलते हुए मैंने मुड़कर उन लाल दरवाजों को गहरी नजर से देखा। भले ही डील पक्की हो गई थी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा दुख उभर आया। शुरू से लेकर आखिर तक लिन किंगयुए की किस्मत के इस सौदे में किसी एक ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। वो तो बस एक सामान की तरह थी। शाओ परिवार से सगाई टूटने के बाद लिन परिवार ने फायदे के लिए उसे मुझ जैसे आम इंसान को बेच दिया था। मैंने अपनी छाती से लगे उस शादी के कागज को छुआ और एक हल्की सी आह भरी। कल्टीवेशन की दुनिया में अभी भी ताकत ही सब कुछ है। भले ही कोई ऊंचे दर्जे का कल्टीवेटर हो, अगर एक बार वो मुसीबत में पड़ जाए तो वो भी सिर्फ दूसरों के रहमो करम पर ही रहता है। पर मैंने जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली और खुद को फिर से तैयार किया। वैसे भी इस खेल में असल में किसका फायदा हुआ है, ये तो अभी पता चलेगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम है जल्दी से शादी करना, औलाद पैदा करना और अपनी ताकत बढ़ाना। 3 दिन बाद लिन मेंशन में लिन किंगयुए पीतल के शीशे के सामने बैठी थी। उसने लाल जोड़ा पहना था और बहुत खूबसूरती से सजी थी। भले ही उसका कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया था, पर सालों की प्रैक्टिस से मिला वो निखरा हुआ रूप उसे अभी भी इतना खूबसूरत बना रहा था कि किसी की भी धड़कन रुक जाए। कोई भी आम औरत उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। उसे तैयार कर रही नौकरानी ने शीशे में देखकर हैरानी से कहा, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो चैन चंगशेंग अपनी सारी दौलत लुटाकर भी आपसे शादी करना चाहता है। बस अफसोस इस बात का है कि आपको एक आम व्यापारी से शादी करनी पड़ रही है। ये फालतू की बातें सुनकर लिन किंगयुए का चेहरा बेजान था और उसकी आंखें खाली थीं। ऐसा नहीं था कि उसने मरने के बारे में नहीं सोचा था, पर कल रात ही फैमिली हेड लिन जैन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मरने की कोशिश की तो उसके परिवार की ब्रांच को हमेशा के लिए लिन परिवार से निकाल दिया जाएगा। अपने भाई बहनों के लिए उसे अपनी किस्मत माननी ही पड़ी। इस दौरान उसने दुनिया का बदलता हुआ रंग देख लिया था। उसके पिछले मंगेतर की बेइज्जती और परिवार के बेरहम बर्ताव ने उसके दिल को पहले ही छलनी कर दिया था। रही बात उस चैन चांगशेंग की जिससे वो कभी नहीं मिली थी, उसने आम दुनिया के बहुत से बिगड़ैल अमीरजादे देखे थे जो मोटे, बेवकूफ़ और लड़कियों के पीछे भागने वाले होते थे। उसे लगा कि यह आदमी भी वैसा ही घिनौना होगा। ये सोचकर उसकी गाल पर एक साफ आंसू फिसल गया और बिना कोई आवाज़ किए उसके सुर्ख लाल जोड़े पर गिर गया। शादी के दिन बारात कई मीलों तक फैली थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ कान फोड़ देने वाली थी और मीलों तक लाल रंग की सजावट बिछी थी। मैंने जानबूझकर ये इतना बड़ा इंतजाम किया था ताकि लिन किंगयुए की पूरी इज्जत बनी रहे और उन लोगों का मुंह बंद हो जाए जो कह रहे थे कि वो एक आम इंसान से शादी करके बहुत बुरी किस्मत पा रही है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह फैसला मुझे लगभग मौत के घाट उतारने वाला था। पास ही मौजूद जुयुए पेविलियन से शाओ हन ठंडी आंखों से यह सब देख रहा था। आम इंसानों की सोच कितनी छोटी होती है। जिस कचरे को मेरे शाओ परिवार ने फेंक दिया, वो कीड़ा उसे खजाने की तरह पूज रहा है। सच में मजाक है। पर यह सोचकर कि उसकी पुरानी मंगेतर जल्द ही किसी दूसरे आदमी के साथ होगी, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी जलन और गुस्सा भर गया। कितनी मनहूसियत है। कुछ बंदरों का तमाशा देखकर मेरी आंखें गंदी हो गईं। ये कहकर उसने अपने कपड़े झटके और वहां से चला गया। दूसरी तरफ लिन मेंशन के गेट पर डोली के जमीन पर रखे जाते ही शादी कराने वाली औरत ने जोर से आवाज लगाई। लिन किंगयुए ने लाल घूंघट के नीचे एक गहरी सांस ली और कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उस लाल रेशम को दूसरी तरफ खड़े इंसान ने पकड़ा तो उसे एक मजबूत और शांत सहारे का एहसास हुआ। रात होने पर रस्में पूरी करने के बाद जब वो कमरे में आई
तो लिन शिंग्युए का लाल घूंघट धीरे से उठाया गया, पर जब उसने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं तो वो पल भर के लिए हैरान रह गई। उसके सामने एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट चेहरा था जो किसी भी कल्टीवेशन सेट के नौजवानों से कम नहीं था। मेरे होठों पर एक हल्की और गर्म मुस्कान थी। पत्नी जी। मेरी वो कोमल आवाज़ सुनकर लिन शिंग्युए के दिल की तनी हुई तारें अचानक थोड़ी ढीली पड़ गईं। कम से कम ये चेहरा बुरा नहीं है। पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी था। रात को लिन शिंग्युए घबराई हुई सी बिस्तर के किनारे बैठी थी। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिर वो अभी भी एक कुंवारी लड़की थी। पर पता नहीं क्यों मैं बेताबी से उस पर नहीं झपटा। इसके बजाय मैं मेज़ के पास गया और एक कटोरी दवा का सूप ले आया। ये एक खास ओरिजिन कंसोलिडेटिंग सूप है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। पत्नी जी, तुम अभी अभी एक गहरी चोट से उठी हो और तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। इसे गर्म रहते ही पी लो। लिन किंग्युए ने हैरानी से सिर उठाया और उसकी नज़रें मेरी उन आंखों से मिलीं जिनमें पूरी फिक्र छलक रही थी। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जब उसने बिना सोचे पूछा, क्या आप सुहागरात नहीं मनाएंगे? मैंने सूप की कटोरी नीचे रखी और प्यार से कहा, हमारे पास बहुत वक्त है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पहले अपनी सेहत सुधार लो, बाकी किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है। ये कहते हुए मैंने मुस्कुराकर उसके बाल संवारे। पिछले जन्म में एक अमीर और कामयाब बैचलर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता था कि चालाकी से कुछ पल की खुशी मिल सकती है, पर सच्चा प्यार सिर्फ सच्चे दिल से ही जीता जा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे इस बर्ताव ने एक गर्म हवा के झोंके की तरह काम किया, जिसने लिन शिंग्युए के दिल में जमी बर्फ की आखिरी परत को भी पल भर में पिघला दिया। जब से वो घायल हुई थी तब से लेकर आज तक हर कोई सिर्फ उसकी कीमत आंकने में लगा था। उसके बेकार हो जाने पर उससे नफरत कर रहा था। सिर्फ यही एक आदमी था जो उसकी परवाह करता था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, एक गोरे और सुंदर हाथ ने अचानक मुझे रोक लिया। पतिदेव, आज रात थोड़ी ठंड है, मत जाइए। लाल पर्दे गिर गए और हर तरफ परछाइयां छा गईं। अगली सुबह मैं दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला। मैंने एक कल्टीवेटर की शारीरिक ताकत को कम आंका था। भले ही उसका कल्टीवेशन खत्म हो चुका था, फिर भी वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि पिछली रात की उन हसीन यादों को याद करके मैं जल्दी ही होश में आ गया। मैंने बंद दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचा, मेहनत लगती है तो लगने दो। अमरता इमॉर्टैलिटी की राह पर चलने के लिए ये थोड़ा कमर और बदन दर्द बर्दाश्त करना बिल्कुल वसूल है। 1 महीने से ज्यादा की कोशिशों के बाद लिन शिंग्युए आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई। उसी वक्त मेरे दिमाग में मौजूद ब्लड लाइन ट्री पर एक लाल ब्लड लाइन फल, ब्लड लाइन फ्रूट धीरे धीरे विकसित हो रहा था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। जिस दिन लिन शिंग्युए बच्चे को जन्म देगी वही दिन मेरा उस ब्लड लाइन फल को पाने का होगा। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे पेट बड़ा होता गया, उस छोटे बच्चे को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो बढ़ती गई। यहां तक कि एक पूर्व कल्टीवेटर लिन शिंग्युए को भी इसमें थकावट महसूस होने लगी। मैं परेशानी में इधर उधर घूमने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या समस्या है, लेकिन लिन शिंग्युए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। पतिदेव, ये इस बात का संकेत है कि बच्चे के पास स्पिरिचुअल रूट है। परिवार में जब भी किसी स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे का जन्म होता है तो माए को स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवर्स फीड होने का दर्द सहना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ये सुनते ही मेरी अटकी हुई सांसें अचानक बेहद खुशी में बदल गईं। स्पिरिचुअल रूट होने का मतलब ना सिर्फ ये था कि वो कल्टीवेशन के रास्ते पर चल सकता है, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि ब्लड लाइन फल की क्वालिटी मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। उसके बाद के दिनों में मैंने महंगे दाम देकर स्पिरिचुअल हर्ब्स और कीमती दवाइयां जमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं लिन शिंग्युए का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। वो मुझे अपने आसपास आगे पीछे काम में लगा देखकर उसकी आंखों में प्यार छलक उठता था। भले ही वो अब एक आम औरत बन चुकी थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते लिन शिंग्युए के बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आ गया। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी चुपचाप करीब आ रहा था। शाओ परिवार के अंदरूनी आंगन में शाओ हन अपने खास आदमी की रिपोर्ट सुन रही थी और उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया था। तुम्हारा मतलब है कि वो चैन चांगशेंग कीमती दवाइयां सिर्फ उस बेकार औरत के बच्चे को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा है? हाँ, यंग मास्टर। और वो लिन शिंग्युए जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। शाओ हन ने अपने हाथ में पकड़े जेड कप को चूरा चूरा कर दिया। सगाई टूटने के बाद उसने सोचा था कि लिन शिंग्युए एक दर्द भरी जिंदगी जिएगी, पर उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी धूमधाम से उससे शादी करके घर ले आऊंगा। जिस बात को वो सबसे कम बर्दाश्त कर पा रही थी वो ये थी कि लिन शिंग्युए शायद एक स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे की मां बनने वाली थी। अगर सच में एक स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा पैदा हो गया तो क्या ये पूरी दुनिया को बताने जैसा नहीं होगा कि शाओ हन अंधी थी और चेन चंगशेंग ही वो असली विजेता है जिसकी नजर पारखी थी। एक आम इंसान जैसा कीड़ा जिसने मेरी छोड़ी हुई चीज उठाई है, वो मेरे नाम का फायदा उठाकर आगे बढ़ने के लायक नहीं। जाओ, इस काम को सफाई से अंजाम दो, उन सबको मार डालो। शाओ हन के खिलाफ जाने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। रात के वक्त डिलीवरी रूम से लिन शिंग्युए के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगीं। मैं आंगन में घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। भले ही मैं 2 जिंदगियां जी चुका था, फिर भी एक नई जिंदगी का स्वागत करने का यह पल अब भी मुझे बेचैन कर रहा था। ठीक उसी वक्त
एक काली परछाई भूत की तरह पिछले आंगन में कूद आई। कुछ गार्ड्स ने जैसे ही पूछने की कोशिश की, एक ठंडी रोशनी चमकी और बिना किसी चीख के वो सब खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। मैं गुस्से और घबराहट से भर गया। जैसे ही मैंने जोर से आवाज लगाकर सबको अलर्ट करना चाहा, एक ठंडी किलिंग इंटेंट ने अचानक मुझे टारगेट कर लिया। ये एक कल्टीवेटर का दबाव था। मेरा पूरा शरीर जैसे बर्फ की खाई में गिर गया। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, एक स्पिरिचुअल एनर्जी ने मेरा गला बुरी तरह से दबोच लिया और सांस रुकने का एहसास मेरे दिमाग में भर गया। एक काले कपड़े पहने आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में मजाक था, जैसे वो किसी बकरे को कटने से पहले देख रहा हो। लिंग परिवार, मैंने मुश्किल से ये 2 शब्द कहे, पर लिंग परिवार पैसे कमाने के लिए मुझ पर निर्भर थी। उनके पास ऐसा करके अपना ही नुकसान करने का कोई कारण नहीं था। लड़के, अगले जन्म में अपनी आंखें खुली रखना। अगर दोष देना ही है तो इस बात को देना कि तुमने उस औरत से शादी की जिससे तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, और शाओ यंग मास्टर की बेइज्जती की, एक्स याओ हान, तो ये वो है। मेरे दिल में भयंकर गुस्सा भर गया। चलो, अब तुम्हें भेजने का वक्त आ गया है। तुम्हारी पत्नी और बच्चा भी जल्दी ही तुम्हारे पास नीचे पहुंच जाएंगे। काले कपड़े वाले आदमी ने अपने हाथ पर जोर लगाया और जैसे ही वो मेरी गले की हड्डी तोड़ने वाला था, ठीक उसी नाजुक वक्त पर डिलीवरी रूम के अंदर से एक रोते हुए बच्चे की तेज आवाज आई। काले कपड़े वाले आदमी की हरकत हल्की सी रुकी और उसने अनजाने में डिलीवरी रूम की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग की गहराई में वो लाल ब्लड लाइन फल जो काफी समय से विकसित हो रहा था, आखिरकार पक गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगलने का फैसला किया। वो ताकतवर बहाव मेरी नसों में तेजी से दौड़ने लगा। मेरा आम शरीर और हड्डियां पल भर में शुद्ध हो गईं। आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह मेरी तरफ आने लगी और मेरे डेंटियन में एक शुद्ध स्पिरिचुअल पावर बन गई। देखते ही देखते मैं एक आम इंसान से सीधा कीआई कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच गया। काले कपड़े वाले आदमी को आखिरकार एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने जो अब तक एक कमजोर कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा था, उसमें से अचानक एक ऐसी खौफनाक आभा ऑरा निकली कि वो कांप उठा। वो खौफ से भर गया। जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, तभी अगले ही पल मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक उठी। मेरे जो हाथ बंधे हुए थे वो अचानक बाहर निकले और मैंने उस काले कपड़े वाले आदमी की कलाई जोर से पकड़ ली। इसके तुरंत बाद कड़क की आवाज आई और हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि वो काले कपड़े वाला आदमी चीख पाता, मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस मुक्के में क्यूई कंडेंसेशन के पीक लेवल की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी थी और साथ ही मेरा बेहिसाब गुस्सा भी। काले कपड़े वाले का सीना तुरंत धंस गया। उसका दिल कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गया और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। अपने शरीर में दौड़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए मेरी आंखों से खून सवार होने वाला गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, पर मैं जानता था कि यह गुस्सा निकालने का सही वक्त नहीं है। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर काले कपड़े वाले का स्टोरेज बैग निकाल लिया। इसके बाद मैंने उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सुराग न बचे। ये सब करने के बाद ही मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, अपने अंदर की जानलेवा आभा को शांत किया और डिलीवरी रूम का दरवाजा खोल दिया। बच्चा हो गया है मालिक, एक लड़का है। दाई कपड़े में लिपटे बच्चे को गोद में लिए हुए खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने पहले कमजोर हो चुकी लिन चिंग्युए को देखा और प्यार से उसका हाथ थाम लिया। फिर मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो एक बेहद प्यारा सा लड़का था जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरे जैसी थी, और जैसे ही मेरी उंगलियों ने बच्चे की त्वचा को छुआ, मैंने सच में एक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर महसूस की। उसके पास स्पिरिचुअल रूट है। पतिदेव, बच्चा किंग्युए, ये एक लड़का है। मैंने अपनी आवाज धीमी रखी, पर मेरी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी। और बिल्कुल तुम्हारी तरह इसके पास भी स्पिरिचुअल रूट है। बहुत अच्छा हुआ, मेरा बेटा कल्टीवेशन कर सकेगा। उसे आम इंसानों की तरह लोगों की बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। वो इस बहुत बड़ी खुशी में डूबी हुई थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी आंगन के बाहर कितना खौफनाक मंजर हुआ था। मैंने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और उसे प्यार से तसल्ली दी, पर मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था। शाओहन ने जब हाथ उठा ही दिया है तो अब ये मौत की दुश्मनी बन चुकी है। इस बार जब वो काले कपड़े वाला वापस नहीं लौटेगा तो शाओहन को शक जरूर होगा और हो सकता है कि वो इससे भी ताकतवर कातिल को भेजे। भले ही मेरा कल्टीवेशन अब क्यूई कंडेंसेशन के पीक लेवल पर है, पर इस विशाल शाओ परिवार के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर मैंने सीधे अपनी ताकत दिखा दी तो ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट या उससे भी ताकतवर लोगों को मुझे मारने के लिए बुला लेगा। मुझे कोई पक्का प्लान सोचना होगा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए खिड़की से बाहर देखा और जल्द ही मेरे दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आ गई। कुछ समय बाद मैंने भारी रकम चुकाकर लिन मेंशन के ठीक बगल में एक घर खरीद लिया। ये मेरी एक मास्टर स्ट्रोक चाल थी जिसका असली मकसद दूसरों की ताकत का फायदा उठाना था। जब तक मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लिन परिवार की नाक के नीचे रहूंगा, तब तक बाहर वालों को यही लगेगा कि लिन परिवार ने हमें अपना लिया है। इस क्विंग्यून सिटी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लिन परिवार के दरवाजे पर आकर खून खराबा करे। और जैसा कि मैंने सोचा था, जब शाओहन ने देखा कि उसका आदमी लौट कर नहीं आया और उसे पता चला कि मैं रातों रात लिन मेंशन के पास शिफ्ट हो गया हूं, तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने दिमाग में खुद ही सारी कहानी बना ली कि जरूर लिन परिवार ने ही छुपकर हमला किया होगा और उसके आदमी को मार गिराया होगा। रही बात उसके इस कत्ल की साजिश के पकड़े जाने की, तो उसे इसका कोई डर नहीं था। आखिरकार शाओ परिवार के नासेंट सोल पूर्वज जल्द ही अपने आइसोलेशन से बाहर आने वाले थे। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं होता, लिन परिवार भी शाओ परिवार से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। पर फिलहाल शाओहन को अपना यह गुस्सा थूकना ही पड़ा।
उसने मन ही मन इस बात की गांठ बांध ली ताकि भविष्य में मौका मिलने पर वो इसका बदला ले सके। मैंने अभी के लिए अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को टाल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को एक नई और गहरी खाई में धकेल रहा था। आने वाले दिनों में मैंने जेमस्टोन बिजनेस से होने वाले चेन परिवार के मुनाफे का इस्तेमाल किया और बाहर ये ऐलान किया कि मैं अपनी सेहत सुधारने के लिए आम दुनिया की मार्शल आर्ट सीख रहा हूं। पर असल में मैं छुपकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग कल्टीवेशन तकनीकें खरीद रहा था। इसी बीच एक खबर ने क्विंग्यू सिटी की कल्टीवेशन दुनिया में धमाका कर दिया। शहर से 300 मील दूर ब्लैकविंड फॉरेस्ट में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का एक सीक्रेट दायरा, सीक्रेट रियम खुलने वाला था। कहा जा रहा था कि उसके अंदर स्पिरिचुअल घास बिछी हुई है और यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स भी छुपी हैं जो क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को पागल कर सकती हैं। पूरे शहर के आजाद कल्टीवेटर्स, रो कल्टीवेटर्स और परिवारों के वारिस पागल हो गए थे और ग्रुप बनाकर वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस तरह की मार काट जिसमें मौत का इतना खतरा हो, वो घर में अपनी पत्नी को गले लगाकर बच्चे पैदा करने और सुरक्षित तरीके से अपना कल्टीवेशन बढ़ाने से बेहतर कैसे हो सकता था। साथ ही मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे अपना कल्टीवेशन कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। एक आम इंसान के पास अचानक ताकत आ जाए तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, पर मैं इसे हमेशा के लिए छुपा भी नहीं सकता था। मुझे एक परफेक्ट बहाना चाहिए था। इसलिए एक दिन मैं चुपके से घने पहाड़ों में चला गया और आधे महीने बाद जब लौटा तो मेरे शरीर पर चोटों के निशान थे। मैंने बाहर सबको बताया कि मैं गलती से पहाड़ से गिर गया था और किस्मत से मेरी जान बच गई। ये सब करने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। अब अगर मेरा कल्टीवेशन पकड़ा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शाओहन की धमकी के बारे में सोचकर मेरा चेहरा फिर से उतर गया। वो शाओहन इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुप नहीं बैठेगा। अगर उसे पता चला कि मेरा और लिन परिवार का रिश्ता सिर्फ नाम का है तो वो यकीनन मुझसे पागलों की तरह बदला लेगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वरना मैं बस कटने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए मैंने आधा साल आराम किया। जब मैंने देखा कि लिन शिंग्युए लगभग ठीक हो चुकी है तो मैंने फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी। और क्योंकि मैं क्यूआई कंडेंसेशन के पीक पर पहुंच चुका था, मेरी बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब ना सिर्फ मेरी कमर या पीठ में दर्द होता था, बल्कि मैं बहुत आसानी से सब संभाल लेता था और अक्सर लिन किंग्युए हार मान जाती थी। जब तक एक सुबह लिन किंग्युए ने मेरी चुस्ती फुर्ती देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखा और झिझकते हुए कहा, पतिदेव, वो दवाएं जोश तो बढ़ाती हैं पर आखिर में शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं। आपको वो कम खानी चाहिए। मैंने जोर से हंसकर बात टाल दी और कहा कि ये तो बस आधा साल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का नतीजा है जिससे मेरा शरीर मजबूत हो गया है। मैंने कोई दवा नहीं खाई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। आधे साल से ज्यादा की मेहनत के बाद भी लिन किंग्युए के पेट में कोई हलचल नहीं हुई। ये अजीब है। मैंने अपने दिमाग के अंदर ब्लड लाइन बोन आर्ट को देखा। उसकी टहनियां अभी भी खाली थीं और मेरे मन में शक पैदा होने लगा। क्या इस बोन आर्ट की कोई लिमिट है? क्या एक औरत सिर्फ एक ही फल बच्चा पैदा कर सकती है? अगर ऐसा है तो क्या ये मुझे अलग अलग औरतों से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है? ये सोचकर मैं अचानक मुश्किल में पड़ गया। मैं आम औरतों से तो शादी कर सकता था, पर वो स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और आम फीमेल कल्टीवेटर्स मुझे घास नहीं डालेंगी। तो मैं कल्टीवेशन से निकाली गई क्रिपल्ड परियों को कहां से ढूंढूं? जब मैं बिल्कुल परेशान था तभी मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया आया। कुछ ही समय बाद मैं चुपके से उस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सीक्रेट दायरे के पास पहुंच गया। लेकिन मैं खजाना ढूंढने के लिए दायरे के अंदर नहीं जा रहा था, बल्कि मैं वहां किसी का फायदा उठाने गया था। मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे कोई बुरी तरह घायल परी मिल सकती है, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं झाड़ियों में पूरे आधे महीने तक छुपा रहा। सीक्रेट दायरे से जो लोग बाहर आ रहे थे वो या तो झुंड में चलने वाले पारिवारिक कल्टीवेटर्स थे या फिर खूंखार चेहरों वाले गठीले आदमी। इससे भी खौफनाक बात यह थी कि दायरे के बाहर पहले से ही लुटेरे रॉबर कल्टीवेटर्स घात लगाए बैठे थे जो लोगों को मारकर खजाना लूटने के लिए तैयार थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अकेला कल्टीवेटर जैसे ही बाहर निकला उसे तीरों से छलनी कर दिया गया और उसका स्टोरेज बैग लूट लिया गया। ये कल्टीवेशन की दुनिया सच में एक अंधेरा जंगल है। मैंने मन ही मन आह भरी, पर मैं डरा नहीं। वहां छुपे हुए ज्यादातर लुटेरे क्यूई कंडेंसेशन की मिडल स्टेज पर थे। उनके पास दायरे में जबरदस्ती घुसने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ दूसरों का शिकार कर रहे थे। वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। मैं अगले आधे महीने तक फिर से घात लगाए बैठा रहा, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। जब मैं घर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था तभी एक लड़खड़ाती हुई खूबसूरत परछाई मेरी नजरों के सामने आ गई। वो एक 30 साल की खूबसूरत औरत थी जो अपना सीना पकड़े हुए सीक्रेट दायरे से बाहर लड़खड़ाती हुई निकल रही थी। भले ही वो खस्ता हाल दिख रही थी, पर फिर भी उसमें एक मैच्योर औरत वाला खास चार्म था। लेकिन उसके बाहर आते ही आसपास के घने जंगल से अचानक कई भारी भरकम आदमी निकल आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। लियू हन्यान के चेहरे पर निराशा छा गई। वो बिना किसी बैकग्राउंड या रिसोर्सेज वाली एक आजाद कल्टीवेटर थी जो बड़ी मुश्किल से क्यूई कंडेंसेशन के 8वें लेवल तक पहुंची थी। वो सीक्रेट दायरे में अपनी किस्मत आजमाने गई थी, पर उसे कोई फायदा तो नहीं हुआ। उल्टा किसी ने उस पर छुपकर वार कर दिया और उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो गया। और अब उसे इन खूंखार लुटेरों का सामना करना पड़ रहा था। क्या उसे आज सच में यहीं मरना होगा? उसने अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई तलवार को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक पक्का इरादा झलक उठा। उस वक्त मैं अंधेरे में छुपा हुआ था। खूबसूरत लियू हन्यान को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। आखिरकार मुझे एक मुसीबत में फंसी परी मिल ही गई। दूसरे लोग तुम्हारे खजाने के भूखे होंगे,
पर मैं चेन चंगशेंग ऐसा नहीं हूं। जब वो आदमी हमला करने ही वाले थे, मैंने अपनी सांस रोकी और चुपचाप टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल की। जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल छुप गई, तब मैंने जानबूझकर एक सूखी टहनी तोड़ दी। कौन है वो आदमी? तुरंत चौकन्ने हो गए और एक साथ घूमे। पर जब उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा तो उनके तने हुए दिमाग शांत हो गए। ये तो बस एक आम इंसान है जो यहां से गुजर रहा है। इन सुनसान जंगलों में इसे तेरी बदकिस्मती ही कहेंगे। अब जब तूने वो देख लिया है जो तुझे नहीं देखना चाहिए था, तो तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। पर इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी और पल भर में उसके सीने के आर पार हो गई। मेरे चेहरे से घबराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैंने ठंडे दिमाग से जादू करने वाले अपने हाथ को वापस खींच लिया। उस लीडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मरने से ठीक पहले उसे समझ आ गया था कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। बाकी तीनों लोग गुस्से से पागल हो गए। कमीने, तू तो भेष बदलकर शिकार कर रहा था। ये साला बहुत चालाक है। सब एक साथ हमला करो। उन्हें लगा कि मैंने छुपकर हमला इसलिए किया क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल कम होगा। तीनों ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा दी और अपने मैजिक हथियारों को चमकाते हुए मुझे कुचलने की कोशिश की। बकवास, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैंने क्यूई कंडेंसेशन के पीक की अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के बाहर निकाल दी। मैं बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और सिर्फ एक मुक्के से निकली खौफनाक स्पिरिचुअल एनर्जी ने उनके हमले को चकनाचूर कर दिया। कुछ भारी आवाजों के बाद लड़ाई पल भर में खत्म हो गई। वो तीनों लुटेरे जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गईं। उनकी आंखों में अभी भी हैरानी और उलझन थी। जब ये पहले से ही किया कंडेंसेशन के पीक लेवल का इतना बड़ा मास्टर है जो सीक्रेट दायरे में भी तबाही मचा सकता है, तो फिर ये हमारी तरह झाड़ियों में क्यों छुपा था? ये इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? मैं भी थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं छुपकर हमला करने की इतनी झंझट ही नहीं करता। एक तरफ खड़ी लियू हन्यान ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी। टूटी तलवार पकड़े उसका हाथ हवा में ही जम गया। मरे हुए लुटेरों और मुझ पर बिना खरोंच के खड़े देखकर उसकी निराशा एक गहरे खौफ में बदल गई। एक क्यूई कंडेंसेशन के पीक लेवल का कल्टीवेटर उन लुटेरों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। क्या ये भी मुझे मारकर लूटने वाला है? ये सोचकर लियू हन्यान ने एक फीकी सी हंसी हंसी। जैसे ही वो खुद को मारने के लिए तलवार उठाने वाली थी, उसने अचानक मेरे चेहरे पर एक गर्म मुस्कान देखी। घबराइए मत मोहतरमा, मैं उन नीच लोगों में से नहीं हूं जो मुसीबत का फायदा उठाते हैं, और मुझे आपकी किसी भी दौलत का कोई लालच नहीं है। लेकिन मैंने मन ही मन जोड़ा, मुझे तो बस तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट की चाहत है। ये सुनकर लियू हन्यान के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अब जाकर उसे मेरा चेहरा साफ दिखाई दिया। तीखी भौहें, चमकती आंखें और एक सच्चा इंसान। ये सच में कोई बुरा आदमी नहीं लगता। इस भारी उतार चढ़ाव के बाद उसका थका हुआ शरीर अब और साथ नहीं दे सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। माफ करना, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने फुर्ती से उन लुटेरों के स्टोरेज बैग लूट लिए और फिर बेहोश लियू हन्यान को गोद में उठाकर घने जंगल में गायब हो गया। घर में एक और कटोरी बढ़ाने का वक्त आ गया है। वापस आने के बाद मेरी देखभाल से लियू हन्यान का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका था और वो पूरी तरह से एक आम इंसान बन चुकी थी। एक घमंडी कल्टीवेटर के लिए ये मौत से भी बदतर था। लियू हन्यान पूरा दिन खिड़की के बाहर खाली नजरों से देखती रहती थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि दिल की बीमारी का इलाज दिल से ही किया जा सकता है। मैंने फिर से अपनी वार्म और केयरिंग वाली ट्रिक आजमाई। मैंने ना सिर्फ उसे अच्छे कपड़े और खाना दिया, बल्कि हर दिन उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ वक्त भी बिताया। मेरे हैंडसम और सच्चे चेहरे को देखकर लियू हन्यान के दिल की दीवारें आखिरकार मेरे सामने पिघल गईं। वो वैसे भी एक अकेली कल्टीवेटर थी जिसका कोई अपना नहीं था। अब जब वो किसी काम की नहीं रही थी तो वो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकती थी। शायद एक ही जैसी मुसीबत से गुजरने के कारण लिन किंग्युए और लियू हन्यान जल्द ही एक दूसरे को बहन मानने लगी। घर के अंदर के हिस्से में सच में एक अजीब सी शांति छाई थी। इसके बाद मैंने अपना सारा ध्यान लियू हन्यान पर लगा दिया। 1 महीने से भी कम की कड़ी मेहनत के बाद लियू हन्यान आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई। नब्ज कंफर्म होते ही मैंने चैन की सांस ली और साथ ही मेरे दिल का शक भी यकीन में बदल गया। इस ब्लड लाइन बोन आर्ट की एक लिमिट थी। एक औरत मेरा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकती है। अगर मुझे और फल चाहिए तो मुझे बड़ा जाल बिछाना होगा। ये सोचकर मेरी नजरें खुद ब खुद उत्तर दिशा की तरफ घूम गईं। सुना था कि वहां एक छोटे से सेक्ट को अभी अभी तबाह किया गया है और वहां से कई फीमेल कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाकर भागी हैं। लगता है इन मुसीबत की मारी परियों को बचाने का जिम्मा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराया। पलक झपकते ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। आज किंग्यू सिटी के लोग इस बात पर चर्चा नहीं करते कि किस परिवार के टैलेंटेड वारिस ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पार कर ली है, बल्कि वो क्यूकन पेविलियन के उस अमीर मालिक के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि मैं एक चलता फिरता भगवान हूं जो उन बेसहारा फीमेल कल्टीवेटर्स को पनाह देता है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं औरतों के नशे में धुत हूं और मैंने अपने घर को हरम हरम बना लिया है। पर मैंने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। मैं पीछे के बगीचे में अपनी रॉकिंग चेयर पर लेटकर बड़े मजे से अपने सामने का नजारा देख रहा था। मेरी पहली पत्नी लिन शिंग्युए पास ही एक तंबू में बैठकर हिसाब किताब देख रही थी। बड़ा बेटा चेनएन एक बड़े से पीले कुत्ते के पीछे भागकर खेल रहा था। फूलों के पास दूसरी पत्नी लियू हन्यान अपने दूसरे बेटे को गोद में सुला रही थी। इस छोटे बच्चे के पास भी स्पिरिचुअल रूट था और मेरे ठीक बगल में एक बेहद खूबसूरत और ठंडे मिजाज वाली औरत चुपचाप खड़ी थी जो प्रेग्नेंट थी। उसका नाम लुओ युहेंग था। 1 साल पहले जब उसका सेक्ट तबाह हुआ था
तो उसने वहां से निकलने के लिए जबरदस्ती एक मना की गई तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी नसें पूरी तरह टूट गई थीं और वो गुलामों के ब्लैक मार्केट में पहुंच गई थी। बाकी कल्टीवेटर्स उसे एक अपाहिज कचरा मानते थे और आम अमीर लोग किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। सिर्फ मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बोली लगाई और 500 स्पिरिट स्टोन्स देकर उसे खरीद लिया। मैंने उसे कभी गुलाम की तरह नहीं रखा, बल्कि उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। मैंने बड़े हकीमों को बुलाकर उसके बाहरी घाव भरवाए और एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के तौर पर उसकी बची खुची इज्जत को बचाए रखा। अब वो चैन परिवार की तीसरी पत्नी है। तभी लुओ युहेंग ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने बड़े से पेट पर हाथ रख लिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसे संभालते हुए पूछा, क्या डिलीवरी का वक्त आ गया है? लुओ युहेंग ने दांत भींचते हुए हाँ में सिर हिलाया। जल्दी दाई को बुलाओ और गर्म पानी तैयार करो। मैंने एक मेंजे हुए इंसान की तरह जोर से चिल्लाकर नौकरों को काम पर लगा दिया। पिछले 1-1.5 साल में चैन परिवार में बच्चे पैदा करवाने का काम हमारे बिजनेस से भी ज्यादा आसान हो गया था। आधे घंटे बाद एक बच्चे की तेज रोने की आवाज ने आंगन के सन्नाटे को तोड़ दिया। डिलीवरी रूम के बाहर खड़े मैंने चैन की एक लंबी सांस ली और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग की गहराइयों में एक हल्की सी हलचल हुई। ब्लड लाइन बोन आर्ट की टहनियों पर खून जैसे लाल रंग के 2 फल भारी होकर लटक रहे थे। एक मेरे दूसरे बेटे की तरफ से था और एक इस अभी अभी पैदा हुए तीसरे बेटे की तरफ से। अगर मैं इन दोनों फलों को एक साथ एक्टिवेट कर लूं तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं सीधे अपनी रुकावट तोड़कर शुआई कंडेंसेशन के आखिरी लेवल से सीधा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज तक पहुंच सकता हूं। पर अजीब बात यह थी कि मैंने खुद को इस लालच से सख्ती से रोक लिया। रातों रात इतनी खौफनाक ताकत का बढ़ना कोई छुपा नहीं सकता था। एक आम इंसान अगर रातों रात फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का मास्टर बन जाए तो पकड़े जाने पर मैं इसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने तय किया कि जब तक कोई जानलेवा मुसीबत ना आ जाए मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूंगा। यह मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मुसीबत का मुझे डर था वो इतनी जल्दी और इतनी खौफनाक शक्ल में मेरे सामने आ खड़ी होगी। कुछ दिनों बाद लिन परिवार के लोग आ गए। पता नहीं उन्हें कहां से भनक लग गई थी कि मेरे बड़े बेटे के पास स्पिरिचुअल रूट है। फैमिली हेड लिन जैन खुद वहां आई थी ताकि वो बच्चे को वापस परिवार में ले जाके उसकी अच्छी ट्रेनिंग कर सके। ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था, पर मेरी उम्मीद से परे। जैसे ही लिन जैन ने मेरे आंगन में कदम रखा उसने तुरंत भांप लिया कि मेरे बाकी दोनों बच्चों के पास भी स्पिरिचुअल रूट है। लिन जैन की सांसें अचानक भारी हो गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगर एक बच्चे के पास स्पिरिचुअल रूट हो तो इसे इत्तेफाक माना जा सकता है, पर अलग अलग माओं से लगातार पैदा हुए 3 बच्चों का स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा होना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बात की असली वजह सिर्फ और सिर्फ उनके पिता में ही हो सकती थी। ये सोचते ही लिन जैन अचानक मेरे सामने आई और बिना कुछ कहे उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्ती मेरे शरीर में घुसा दी। मैं अंदर से हिल गया। अब इसे छुपाने का कोई मौका नहीं बचा था। की कंडेंसेशन, तुम्हारे पास कल्टीवेशन है? मैं जान गया था कि अब मैं कुछ नहीं छुपा सकता। इसलिए मैंने अपनी वो पहले से रटी रटाई कहानी सुना दी कि जब मैं पहाड़ से गिरा था तो मेरे साथ कुछ चमत्कारी हुआ था और वापस आने पर मुझे पता चला कि मेरे पास कल्टीवेशन है और मेरे सारे बच्चों के पास स्पिरिचुअल रूट क्यों है। इस बारे में मैंने खुद के अनजान होने का नाटक किया। मुझे लगा था कि मैं उसे बेवकूफ बनाकर बच निकलूंगा, पर लिन जैन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। मेरे 3 स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चों के बारे में सोचकर उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खौफनाक प्लान बनने लगा। लिन जैन की बुरी नीयत वाली नजरों को महसूस करके मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं बस ये सोच ही रहा था कि यहां से कैसे निकलूं। तभी लिन जैन ने अचानक बहुत ही गहरे मतलब वाली एक बात कही, दामाद जी, आज से आप और आपका परिवार लिन परिवार के साथ ही रहेगा। ये सुनते ही मैंने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो मुझे कैद करना चाहती थी। ये लिन जैन सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआती स्टेज पर थी। अगर मैं अपनी मिड लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की ताकत बाहर निकालूं तो शायद मैं खून खराबा करके यहां से भागने का रास्ता बना सकता था। मैं बस अपने फलों को एक्टिवेट करने ही वाला था। पर तभी अचानक एक खौफनाक दबाव मेरे ऊपर आ गिरा। चैन चांगशेंग, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कोई बेवकूफी मत करना। ये आवाज मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजी, जिससे मेरे शरीर का खून खौलने लगा और मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। तभी लिन परिवार के पूर्वज लिन कंघाई हवा में से अचानक प्रकट हुए। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़ों जैसा भाव था। चैन परिवार लिन परिवार के बिल्कुल पास था और उनके लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज के स्पिरिचुअल सेंस ने पहले ही सब कुछ महसूस कर लिया था। लिन कंघाई ने मेरी पत्नियों और बच्चों की तरफ इशारा किया। अगर तुम चुपचाप बात मानोगे तो ये सब लिन परिवार में सुख शांति से रह सकेंगे, पर अगर तुम चालाकी दिखाओगे तो मैं तुम्हारे ही सामने पहले तुम्हारी पत्नियों को मारूंगा और फिर तुम्हारे बच्चों को। अपने तीनों बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर मेरे अंदर गुस्सा और लाचारी भर गई। एक कोर फॉर्मेशन मास्टर के सामने मेरे छोटे मोटे ट्रम्प कार्ड किसी काम के नहीं थे। हार कर मैंने अपनी कसी हुई मुट्ठियां खोल दी। जब तक मेरी ताकत नहीं बढ़ जाती मुझे अपनी किस्मत से समझौता करना ही पड़ा। जल्द ही मेरा पूरा परिवार लिन परिवार के एक अलग हिस्से में शिफ्ट हो गया। आंगन के बाहर हाई लेवल की जादुई पाबंदियां लगा दी गई थीं और कल्टीवेटर्स बारी बारी से पहरा दे रहे थे। वहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर दिन खाना देने आने वाली एक गूंगी बूढ़ी औरत के अलावा हमारा बाहरी दुनिया से पूरा संपर्क टूट चुका था। उसी वक्त लिन परिवार के मीटिंग हॉल में पूर्वज लिन कंघाई ऊंची कुर्सी पर बैठे थे और फैमिली हेड लिन जैन नीचे खड़ी होकर बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेरे स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चों के बारे में बता रही थी। अगर फैमिली हेड की बात सच है और अब जब हमने चैन चांगशेंग को अपने काबू में कर लिया है तो लिन परिवार लगातार स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे पैदा कर सकता है। फिर कुछ ही सालों में हमारा लिन परिवार पक्का आसमान छुएगा। सभी एल्डर्स आपस में बहस करने लगे।
कुछ की आंखों में लालच की चमक थी, पर कुछ लोगों को अभी भी शक था। ये सच है या झूठ, अभी आजमाने पर पता चल जाएगा। 5वें एल्डर, तुम्हारी ब्रांच में पिछले 10 सालों से कोई स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ये पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ। शुक्रिया पूर्वज, मैं अभी जाकर इसका इंतजाम करता हूँ। कुछ ही देर बाद 5वें एल्डर ने अपनी ब्रांच से लिन वॉर्नर को चुना और उसे एक आदमी के बच्चे की मां बनने का हुक्म सुनाया। ये सुनते ही लिन वॉर्नर को लगा जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो, पर भले ही वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके लिए 5वें एल्डर भगवान के बराबर थे। अगर 5वें एल्डर उसे मरने का हुक्म भी देते तो उसके पिता भी बिना कुछ सोचे समझे उसे मार डालते। उसी वक्त लिन जैन मेरे जिंगशिन आंगन में आई और बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे मुद्दे की बात की। उसने मुझे लिन परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ाने में उनका साथ देने को कहा। उसकी हर बात में सिर्फ और सिर्फ धमकियां छुपी थीं, पर उसकी बात सुनकर मैंने चैन की सांस ली। ये तो बस बच्चे पैदा करने की बात है, मेरी जान निकालने या खून चूसने की बात नहीं है। पर फिर भी मैंने परेशान होने का दिखावा किया। मैंने कहा कि मैं उनका साथ देने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। हर एक बच्चे के बदले में लिन परिवार को मुझे कल्टीवेशन की तकनीकें, दवाइयां और जादुई हथियार देने होंगे। ये सुनकर लिन जैन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तेजी से हिसाब लगाया। मेरी कल्टीवेशन करने की सही उम्र तो पहले ही निकल चुकी थी। अगर मुझे रिसोर्सेज दे भी दिए जाएं तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुंच पाऊंगा। अगर इन सब के बदले मैं अपनी मर्जी से उनका साथ दूं और मेरी उम्र बढ़ जाए जिससे मैं और कई दशकों तक उनके लिए बच्चे पैदा कर सकूं, तो ये सौदा काफी फायदे का था। ये सोचकर लिन जैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मेरी शर्त मान ली। रात होते ही लिन वनर को मेरे कमरे में भेज दिया गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। उसने मुझे बहुत ठंडी नजरों से देखा और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बेबसी थी। शुरू करो। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे वो किसी मौत की सजा के लिए जा रही हो। 1 घंटे बाद लिन वनर अपने कपड़े ठीक करके दरवाजे से बाहर निकल गई। इस पूरे वक्त में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आंगन के बाहर एक खूबसूरत औरत बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही लिन वॉर्नर ने उस औरत को देखा, वो खुद को नहीं रोक पाई। माँ, ऐसा क्यों है? ये पूर्वज का हुक्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। 1 हफ्ते बाद हकीम की जांच से पक्का हो गया कि लिन वॉर्नर प्रेग्नेंट है। 5वें एल्डर खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत लिन वॉर्नर को परिवार के सारे कामों से आजाद कर दिया ताकि वो आराम से अपना ख्याल रख सके, और वादा किया कि अगर बच्चे के पास स्पिरिचुअल रूट हुआ तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। उसी वक्त जिंगशिन आंगन में मैंने भी अपने दिमाग में ब्लड लाइन बोन आर्ट पर एक लाल रंग के फल को धीरे धीरे बनते हुए महसूस किया। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस लिन परिवार ने मेरी काफी परेशानी कम कर दी है। रिसोर्सेज और फीमेल कल्टिवेटर्स सब खुद ब खुद मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। 1 महीने बाद 5वें एल्डर जल्दबाजी में लिन वॉर्नर के घर पहुंचे। पेट में पल रहे बच्चे की जांच करने के बाद उनके हाथ अचानक कांपने लगे और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा, सच में स्पिरिचुअल रूट है, वो भी एक हाई लेवल टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिचुअल रूट। भले ही वो लिन परिवार के 5वें एल्डर थे, पर उनका खुद का स्पिरिचुअल रूट भी सिर्फ हाई लेवल का ही था। अब उनकी ब्रांच में एक और हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा आ गया था, जिसका मतलब था कि अब उनका एक पक्का वारिस तैयार था। 5वें एल्डर की बात सुनते ही पूरे कमरे में हैरानी छा गई। लिन वनर की मां खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। ये जानना जरूरी है कि खुद उनकी बेटी के पास सिर्फ एक मीडियम लेवल मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल रूट था। लिन वॉर्नर ने अपने पेट पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक आ गई। एक मां की इज्जत उसके बच्चे से बढ़ती है। इस हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे के आने से उसकी हैसियत भी आसमान छू लेगी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस पर किसी ससुराल वालों का कोई दबाव भी नहीं होगा। ये सब सोचकर उस रात की बेइज्जती भी उसे अब कुछ नहीं लग रही थी। लेकिन 5वें एल्डर को जल्द ही एक और बड़ा सरप्राइज मिल गया। इस बच्चे का स्पिरिचुअल रूट हाई लेवल का था, जो कि उसकी माए के मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट से एक लेवल ऊपर था। जब उन्होंने मेरे बाकी बच्चों के स्पिरिचुअल रूट के टैलेंट के बारे में सोचा तो वो भी अपनी अपनी माओं के स्पिरिचुअल रूट से एक लेवल ऊपर थे। उन्होंने तुरंत एक हैरान करने वाला नतीजा निकाल लिया कि आने वाली पीढ़ी का स्पिरिचुअल रूट कितना अच्छा होगा। ये सीधे तौर पर माए के स्पिरिचुअल रूट पर निर्भर करता है। ये सोचते ही 5वें एल्डर ने लिन वॉर्नर को बार बार तसल्ली दी और मुड़कर रोशनी की एक किरण में बदलकर वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद लिन परिवार के मीटिंग हॉल में 5वें एल्डर का यह अंदाजा सुनकर सभी एल्डर्स की सांसें भारी हो गईं। इसका मतलब यह था कि वे न सिर्फ लगातार स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे पैदा कर सकते थे, बल्कि वे उन बच्चों के स्पिरिचुअल रूट के लेवल को कंट्रोल भी कर सकते थे। भविष्य में लिन परिवार हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले टैलेंटेड बच्चों से भर सकता था और शायद कोई सुप्रीम लेवल एक्सट्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा भी पैदा हो जाए। लिन कंघाई एक्साइटमेंट में मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए और एक ऐसा हुक्म सुनाया जिसने लिन परिवार की सारी औरतों को हिलाकर रख दिया। ये सुनकर बाकी एल्डर्स ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वे सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दरवाजे से बाहर भागने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि वो कहीं पीछे ना रह जाएं और कहीं ये इतना बड़ा मौका कोई और ब्रांच न छीन लें। फर्स्ट एल्डर ने वापस जाकर एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया और पूछा, हमारी ब्रांच में अभी सबसे अच्छे स्पिरिचुअल रूट वाली लड़की का लेवल क्या है? अगर कुंवारी लड़कियों की बात करें तो सबसे अच्छा स्पिरिचुअल रूट मीडियम लेवल का ही है। फर्स्ट एल्डर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो इस लेवल से बिल्कुल खुश नहीं थे और उनकी अगली बात सुनकर वो आदमी सुन्न रह गया। सिर्फ मीडियम लेवल? तो फिर शादीशुदा औरतों का क्या? फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा झिझका। क्या वो वांटैंग है? जी हाँ, वो वांटैंग बुआ हैं,
जिनके पास हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट है। वांटैंग के पति को मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसका कोई बच्चा भी नहीं है, तो उसे एक तरह से कुंवारी ही माना जा सकता है ना। जाओ वांटैंग को यहाँ बुला लाओ। कुछ ही देर बाद एक 30 साल की लगने वाली खूबसूरत औरत अंदर आई। वक्त ने उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने उसे एक मैच्योर औरत वाला खास निखार दे दिया था। वांटैंग दादाजी को प्रणाम करती है। वांटैंग, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआती स्टेज पर कब से अटकी हुई हो? दादाजी, आपकी इस पोती का टैलेंट कम है, मैं पूरे 30 साल से वहीं अटकी हुई हूं। लिन वांटैंग की आंखों में उदासी छा गई, पर फर्स्ट एल्डर की अगली बात ने उसका चेहरा खिला दिया। दादाजी के पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम उसे पूरा कर दो तो मैं भारी कीमत चुकाकर तुम्हारे लिए एक ब्रेक थ्रू पिल का इंतजाम कर दूंगा। क्या दादाजी सच कह रहे हैं? कौन सा काम है? मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। उस ब्रेक थ्रू पिल के साथ उसके पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज में पहुंचने का 90% चांस होगा, जिससे उसकी उम्र कई दशकों तक बढ़ जाएगी। फर्स्ट एल्डर ने बड़ी चालाकी से उसे मनाते हुए धीरे धीरे काम के बारे में सब कुछ बता दिया, पर यह सब सुनकर लिन वांटैंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। वो हकलाते हुए मना करने का कोई बहाना ढूंढने लगी, पर फर्स्ट एल्डर ने उसे बीच में ही टोक दिया। वांटैंग, दादाजी ये सब परिवार के भले के लिए ही कर रहे हैं, और वैसे भी तुम 200 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, पर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। क्या तुम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती? अगर तुमने किसी सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा आगे चलकर हमारी इस ब्रांच का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आधे घंटे बाद लिन वांटैंग आखिरकार मान गई। ब्रेक थ्रू पिल के लालच के अलावा वो खुद भी बहुत पहले से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचने के बाद पति होने के बावजूद भी बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता। अगर वो आदमी सच में उसे एक बच्चा दे सकता था तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। मेरे कमरे में फिर से एक औरत को भेजा गया, पर मुझे जिस बात ने हैरान किया वो ये थी कि वो पिछली औरतों की तरह शर्मा या डर नहीं रही थी, बल्कि वो चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठी मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। तो तुम ही चैन चांगशेंग हो? मैं थोड़ा चौंका। इस औरत ने खुद बात शुरू की थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया। लिन वांटैंग ने एक बहुत ही कातिलाना मुस्कान दी और कहा, दिखने में तो काफी अच्छे हो, चलो आ जाओ। ये कहकर उसने मुझे उंगली से अपने पास बुलाया। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ चल पड़ा। मेरे दिल में किसी खतरे का हल्का सा एहसास हुआ, पर अगले ही पल उसने मुझे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। मैंने विरोध करने की कोशिश की, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस औरत की ताकत बहुत ज्यादा थी। आधे घंटे बाद मैं थका हुआ सा खड़ा हुआ और वहां से जाने ही वाला था कि अचानक एक गोरे हाथ ने मुझे पकड़ लिया। लिन वांटैंग अभी भी संतुष्ट नहीं हुई थी और नशीली आंखों से मुझे देख रही थी। इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ी देर और मेरे साथ रुको। एक पूरे दिन और रात के बाद मैं दीवार का सहारा लेते हुए कांपते पैरों के साथ कमरे से बाहर निकला। ये तो बहुत खौफनाक था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर सच में इतने भयानक होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दिमाग के अंदर देखा, मेरी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। मैंने देखा कि ब्लड लाइन बोन आर्ट पर एक बहुत ही बड़ा लाल फल बन रहा था, जिसका रंग पहले वाले सभी फलों से कहीं ज्यादा गाढ़ा और चमकदार था। ये नज़ारा देखकर मैं खेत जोत कर आए एक बूढ़े किसान की तरह तसल्ली से मुस्कुराया। ये मेहनत वसूल हो गई। 1 महीने बाद फर्स्ट एल्डर ने खुद लिन वांटैंग के पेट में पल रहे बच्चे की जांच की। जब एक बैंगनी रंग की रोशनी चमकी तो उनके हाथ भी कांपने लगे। बैंगनी, ये सच में एक सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट है। वांटैंग, तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। फर्स्ट एल्डर का चेहरा खुशी के मारे लाल हो गया था और उन्होंने तुरंत एक खूबसूरत जेड की बोतल निकालकर उसके हाथ में थमा दी। ये लो, ये ब्रेक थ्रू पिल है, और परिवार के खजाने में से जो भी रिसोर्सेज चाहिए तुम बेझिझक ले सकती हो। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक फर्स्ट एल्डर से कहा, अगली बार जब हमारी ब्रांच की बारी आए तो क्यों ना मेरी पोती को भेजा जाए। उसके पास मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट है। पर उसकी बात खत्म होते ही किसी ने विरोध किया, तुम्हारी पोती का तो पहले ही एक पति है, तुम यहां क्या कर रहे हो? पति है तो क्या हुआ? पति होने पर क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती? तो फिर मेरी नातिन भी जा सकती है। उसका अभी कोई पति नहीं है और उसका भी मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट है। नातिन नहीं जा सकती, वो लिन परिवार का हिस्सा नहीं है। सभी लोग बहस करते करते लाल पीले हो गए और एक लड़की भेजने के मौके के लिए लगभग लड़ने ही वाले थे। सब चुप हो जाओ। फर्स्ट एल्डर की एक जोरदार डांट ने पूरे हॉल को शांत कर दिया। पर तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दादाजी, मुझे ही जाने दीजिए, क्या पता मैं एक और सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा पैदा कर दूं। लिन वांटैंग ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। इस मौके का स्वाद चखने के बाद वो इस पूरे मौके पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। फर्स्ट एल्डर ने कुछ देर सोचा, अपनी नजरें सभी लोगों पर घुमाई और आखिरकार हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तो फिर ये मेहनत तुम ही करो। अगर तुम परिवार को एक और टैलेंटेड वारिस दे सको तो दादाजी तुम्हें बहुत भारी इनाम देंगे। सभी लोग मन ही मन नाखुश थे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद ही रखा। क्या कर सकते थे? उनकी ब्रांच में सिर्फ लिन वांटैंग का स्पिरिचुअल रूट ही सबसे अच्छा था। कुछ ही समय बाद थर्ड एल्डर लिन होंग्यू आइसोलेशन से बाहर आई। मेरे जबरदस्ती लिन मेंशन में लाए जाने से ठीक पहले वो ब्रेक थ्रू के लिए आइसोलेशन में गई थी। अब जब वो कामयाबी से कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गई थी तो उनका मूड काफी अच्छा था। पर अपनी खास नौकरानी से मेरे बारे में सारी बातें सुनने के बाद लिन होंग्यू पल भर में गुस्से से पागल हो गई। ये क्या बकवास है? हमारे लिन परिवार की औरतें कितनी इज्जतदार हैं,
उन्हें उस चेन चांगशेंग के पास बर्बाद होने के लिए कैसे भेजा जा सकता है। पर नौकरानी की अगली बात ने उन्हें तुरंत हैरान कर दिया। मालकिन, फैमिली हेड ने मुझे आपको यह बताने के लिए भी कहा है कि लिन वॉन्टैंग के पेट में एक सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट वाला बच्चा है। तुमने क्या कहा? सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट? तुम पक्का कह रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं सुना? ये बिल्कुल सच है। फर्स्ट एल्डर ने तो उसे ब्रेक थ्रू पिल भी इनाम में दे दी है। ये सुनकर लिन होंग्यू अब शांत नहीं बैठ सकी। उनकी ब्रांच का हमेशा से फर्स्ट एल्डर की ब्रांच के साथ कड़ा कंपटीशन रहा था। अब जब वहां एक सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट पैदा हो रहा था तो क्या कुछ 100 सालों बाद उनकी ब्रांच को कुचल नहीं दिया जाएगा? लिन होंग्यू ने तुरंत अपनी खास नौकरानी से पूछा, हमारी ब्रांच में इस वक्त सबसे अच्छे स्पिरिचुअल रूट टैलेंट वाली औरत कौन है? नौकरानी ने लिन होंग्यू को देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये दासी नहीं जानती। असल में नौकरानी को पता था, पर उसकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जाओ और लिन फेंग को यहां बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद लिन होंग्यू की ब्रांच का एक नौजवान लिन फेंग वहां पहुंचा। पूर्वज, आपने मुझे बुलाया? हमारी ब्रांच में इस वक्त सबसे अच्छे स्पिरिचुअल रूट टैलेंट वाली औरत कौन है? वो तो जाहिर सी बात है कि आप ही हैं। पूर्वज, हमारी ब्रांच में आपसे बेहतर टैलेंट किसका हो सकता है? लिन होंग्यू ये सुनकर थोड़ी चौंकी। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक नजर आई। उन्होंने हल्का सा खांसते हुए आगे कहा, मेरा मतलब है कि मेरे अलावा सबसे अच्छे टैलेंट वाली औरत कौन है? खैर, आपके अलावा सबसे अच्छा टैलेंट चचेरी बहन किंग शुआन का होना चाहिए। उसके पास मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट है। सिर्फ मीडियम लेवल? क्या किसी के पास हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट का टैलेंट नहीं है? जब उन्हें पता चला कि फर्स्ट एल्डर की हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाली लिन वॉन्टैंग ने एक सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट पैदा किया है तो अब वो मीडियम लेवल टैलेंट को क्यों ही भाव देती। पर उन्हें जिस बात पर ना हंसते बना न रोते, वो लिन फेंग का बड़े गर्व से दिया गया जवाब था। हमारी ब्रांच में पिछली कुछ पीढ़ियों से मर्दों का पलड़ा भारी रहा है। हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाली कोई औरत नहीं है, सिर्फ एक मर्द है और वो मैं हूं। लिन होंग्यू ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और फिर लाचारी से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जा सकते हो। लिन फेंग को लगा कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है, इसलिए वो ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ लिन होंग्यू अकेली बची थी। वो इधर उधर टहल रही थी और उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। सिर्फ मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट, ये लिन वॉन्टैंग के हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट का मुकाबला कैसे करेगा? अगर मुझे फर्स्ट एल्डर की ब्रांच को हराना है तो सिवाय इसके कि मैं खुद, ये सोचते ही लिन होंग्यू के कदम रुक गए और उन्होंने शीशे में अपने उस चेहरे को देखा जो अभी भी बेहद खूबसूरत और घमंडी लगता था। कुछ समय बाद एक शांत और गहरी रात में मेरे कमरे का दरवाजा अचानक एक न दिखने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी से खुल गया। मुझे लगा कि इस बार कोई जवान लड़की आएगी, पर जब मैंने अपना सिर उठाया और देखा तो सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। एक बेहद ठंडे मिजाज वाली और खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत अंदर आई, जिसने एक जादुई हथियार से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। पर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वो ये थी कि उसका ऑरा लिन वॉन्टैंग से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक था। यहां तक कि उसकी मौजूदगी से मेरे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी जम सी गई। क्या ये कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है? मैंने अनजाने में ही अपनी कमर पकड़ ली और मन ही मन रोने लगा। क्या लिन परिवार पागल हो गया है? जो औरतें वो भेज रहे हैं उनका कल्टीवेशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इसे कौन बर्दाश्त कर पाएगा? लिन होंग्यू ने मुझे ठंडी नजरों से घूरा, कोई फालतू बात नहीं की और बस अपना हाथ हिलाकर कमरे में एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा दिया। उसके बाद पूरे वक्त में लिन होंग्यू पूरी तरह ठंडी बनी रही। उनकी आंखें हल्की सी बंद थीं, जैसे वो कोई बहुत ही पवित्र कल्टीवेशन की रस्म निभा रही हूं। और मैं पूरी तरह डर से कांप रहा था, जैसे पतली बर्फ पर चल रहा हूं। मुझे डर था कि अगर मैंने इस महारानी को ठीक से खुश नहीं किया तो ये मुझे एक ही थप्पड़ में मार डालेगी। जैसे ही सब खत्म हुआ, लिन होंग्यू पल भर में एक परछाई में बदली और कमरे से गायब हो गई। पीछे रह गई तो बस एक हल्की सी मीठी खुशबू और कमरे में फैली उनकी खौफनाक एनर्जी। मैं बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। ये मजे लेना कहाँ था? ये तो किसी भारी मुसीबत को झेलने जैसा था। पर जल्दी ही मेरे होठों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान फैल गई। मैंने देखा कि मेरे दिमाग में टहनी को झुका देने वाला एक बहुत बड़ा फल धीरे धीरे बन रहा था। इस बार तो तगड़ा फायदा हुआ है। आने वाले दिनों में लिन परिवार हर महीने एक नई अजनबी औरत को भेजने लगा और हर बार जब मैं उनके काम में उनका साथ देता तो मुझे तरह तरह की कल्टीवेशन तकनीकें, जादुई हथियार और दवाइयां मिलती। बाहर से मैं उनके हर हुक्म को मान रहा था, पर अंदर ही अंदर मैं छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इस बीच मैंने एक फल को खाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। बाहर वालों को मैंने यही बताया कि यह दवाइयों का असर है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसमें छेद ना हो। एक दिन किंगयूम प्रोविंस के असली शासक टैशुन सेक्रेड लैंड ने अपना इंस्पेक्टर लिन परिवार से हर साल ली जाने वाली स्पिरिट स्टोन्स की भेंट लेने के लिए भेजा। इंस्पेक्टर भेंट लेकर बस जाने ही वाला था कि पिछवाड़े से गुजरते हुए उसे कुछ अजीब लगा। वहां एकदम साफ और बहुत ही घनी पैदाइशी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें महसूस हो रही थीं। अरे, लिन परिवार में अचानक इतने सारे अच्छे टैलेंट वाले बच्चे कैसे आ गए? अपनी जिज्ञासा के कारण उसने छुपकर अपनी सीक्रेट तकनीक से जांच की, पर जैसे ही उसने जांच की उसके होश उड़ गए। ये सभी बच्चे हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले थे और यहां तक कि इनमें सुप्रीम लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे भी थे। उसने छुपकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और बहुत जल्द ही उसे लिन परिवार और मेरे बीच का राज पता चल गया। इंस्पेक्टर की आंखों में एक तेज चमक आ गई। वो तुरंत अपनी ये खोज लेकर वहां से निकल गया और ये खबर बहुत तेजी से टाइशुन सेक्रेड लैंड तक पहुंच गई। बड़े से हॉल में सेक्रेड लैंड के मास्टर इमॉर्टल मेंगली ने यह रिपोर्ट सुनी।
उनकी ठंडी और खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक साफ नजर आ रही थी। तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी लगातार हाई लेवल स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे पैदा कर सकता है? इमॉर्टल मेंगली गहरी सोच में पड़ गई। टैशुन सेक्रेड लैंड भले ही एक बहुत बड़ी ताकत थी, पर पिछले कुछ 100 सालों से वहां अच्छे टैलेंट की भारी कमी हो गई थी। खासतौर पर चोटी के जीनियस तो जैसे गायब ही हो गए थे, और वो खुद नैसेंट सोल की आखिरी स्टेज में पिछले कई 100 सालों से फंसी हुई थी और सोल फॉर्मेशन स्टेज का दरवाजा छू भी नहीं पा रही थी। पुरानी किताबों में लिखा था कि अगर कोई इन्नेट डाओ बॉडी वाले बच्चे को जन्म दे तो वो इंसान स्वर्ग के आशीर्वाद से अपनी रुकावटों को तोड़ने का एक मौका पा सकता है। इमॉर्टल मेंगली ने धीरे से आह भरी। मैं कई 100 सालों से निर्मोही रास्ते की प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर यहाँ आकर फांस गई हूँ। शायद ये ऊपर वाले की ही मर्जी है कि मैं दुनियादारी में पढ़ूं, प्यार के इस इम्तिहान से गुजरूं और अपनी विरासत को आगे बढ़ाऊं। ये सोचकर इमॉर्टल मेंगली धीरे से खड़ी हुई और एक ऐसा फैसला किया जो पूरी कल्टीवेशन दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। वो खुद लिन परिवार के यहाँ जाएंगी। मैंने चौकन्ना होकर पूछा, पर उस औरत ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे मेरे सारे दिखावों के आर पार देख रही हों। फिर उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा हो। ये सब किसी सपने जैसा भी था और बहुत असली भी लग रहा था। इसके बाद वो औरत बाकी औरतों की तरह तुरंत वहां से गई नहीं, बल्कि उसने मुझे बहुत गहरी नजर से देखा, जैसे वो कुछ पक्का कर रही हो। फिर उसका शरीर धुंधला हुआ और वो हवा में ही गायब हो गई। एक हफ्ते बाद जब मैंने दोबारा अपने दिमाग के अंदर ब्लड लाइन बोन आर्ट को देखा तो मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैंने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 9 रंगों की दिव्य रोशनी बिखेरता हुआ एक बहुत ही बड़ा फल बन रहा था। उस फल से जो खौफनाक दबाव निकल रहा था उसने आसपास के बाकी सभी फलों को भी कंपा दिया था। आखिर उस औरत का कल्टीवेशन लेवल क्या था? जब मुझे ये बात समझ आई तो मेरे पसीने छूट गए। 1 साल बाद लिन परिवार की वो औरतें जो प्रेग्नेंट थीं, उन्होंने एक के बाद एक बच्चों को जन्म दिया। पूरे लिन मेंशन में खुशी का माहौल था और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी फसल का वक्त था। कई पके हुए ब्लड लाइन फल टहनियों पर लटक रहे थे और वो 9 रंगों की रोशनी वाला फल भी किसी भी वक्त पक सकता था। मेरे अंदाजे से अगर मैं इन सभी पके हुए फलों को अभी खा लूं तो मैं सीधे कोर फॉर्मेशन की आखिरी स्टेज तक पहुंच सकता हूं। तब लिन परिवार के पूर्वज भी मुझे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सोचकर मैंने खिड़की के बाहर देखा और खुद से धीरे से कहा, आखिरकार मैं इस पिंजरे से आजाद होने वाला हूं। पर ठीक उसी वक्त जब मैं खुद को फल खाने के लिए तैयार कर रहा था, अचानक एक खौफनाक मुसीबत आ खड़ी हुई। उसी वक्त शाओ परिवार के सीक्रेट इलाके फॉरबिडन ग्राउंड में एक जानलेवा आभा आसमान की तरफ उठी। शाओ परिवार के पूर्वज ने कामयाबी के साथ नासेंट सोल की शुरुआती स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो आइसोलेशन से बाहर आ गए थे। शाओहन मुझे बर्बाद करने और अपना बदला लेने की बात कभी नहीं भूला था, पर उसे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस दौरान लिन परिवार ने मुझे पूरी तरह अपनी सुरक्षा में ले लिया था और बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क काट दिया था, जिससे वो मुझ पर हाथ नहीं डाल पा रहा था। हारकर उसने बस लिन परिवार पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए। पर किसे पता था कि उसे अचानक लिन परिवार में कुछ अजीब होता हुआ नजर आएगा। एक के बाद एक बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट वाले कई बच्चे पैदा हो रहे थे। उसे अंदर ही अंदर शक हुआ कि इसका मुझसे कोई लेना देना है, इसलिए उसने अपना यह शक अपने पूर्वज शाओ शुहे को बता दिया। किंगयून सिटी की 2 सबसे बड़ी ताकतों के तौर पर शाओ परिवार और लिन परिवार बाहर से तो दोस्ती का दिखावा करते थे, पर असल में अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलते और डरते थे। शाओ शुहे ने शुरू में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो अपनी मौजूदगी छुपाकर लिन परिवार के अंदर नहीं घुसा और उसके स्पिरिचुअल सेंस ने जिंगेंगशिन आंगन को स्कैन नहीं किया। ब्लड गॉड आर्ट की प्रैक्टिस करने के कारण वो खून और स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत को बहुत गहराई से महसूस कर सकता था। और उस वक्त क्योंकि मैंने अपने शरीर में मौजूद ब्लड लाइन फलों को नहीं खाया था, इसलिए शाओ शुहे की नजरों में मैं एक चलती फिरती इंसानी जादुई जड़ी बूटी की तरह था। हा हा हा, भगवान भी मेरे साथ है। इतनी गाढ़ी ब्लड लाइन की ताकत, अगर मैं इसे खा लूं तो मैं एक ही झटके में नैसेंट सोल की आखिरी स्टेज तक पहुंच सकता हूं। नैसेंट सोल के उस घमंड में उसने बिना किसी परवाह के हमला कर दिया। अगले ही पल जब वो मुझे पकड़ने वाला था, बिल्कुल सही मौके पर लिन परिवार के पूर्वज लिन कंघाई जोर से दहाड़े। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे लिन परिवार में घुसे। उन्होंने कोर फॉर्मेशन की आखिरी स्टेज की अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शाओ शुहे ने बस अपना हाथ हवा में हिलाया और लिन कंघाई हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या मर गए। सब खत्म हो गया। शाओ शुहे पहले ही नासेंट सोल स्टेज में पहुंच चुका है। लिन जेन और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो खौफ और निराशा से उस बड़े से हाथ को नीचे गिरते हुए देख रहे थे। जिंदगी और मौत के इस पल में मैंने और कुछ नहीं छुपाया। मैंने बस अपने दिमाग में सोचा और पल भर में सभी पके हुए फलों को एक्टिवेट कर दिया। एक खौफनाक एनर्जी मेरे शरीर के अंदर ऐसे फट पड़ी जैसे कोई उफनती हुई नदी बह रही हो। कोर फॉर्मेशन की शुरुआती स्टेज, मिडिल स्टेज, आखिरी स्टेज का पीक लेवल और ब्रेक थ्रू। मैं जोर से दहाड़ा और मैंने अपना एक हाथ बाहर की तरफ मारा और उस खूनी हाथ को कुछ पलों के लिए जबरदस्ती रोक दिया। अरे, तुमने अपना कल्टीवेशन छुपा कर रखा था? तुम तो कोर फॉर्मेशन के पीक लेवल पे हो। ये थोड़ा दिलचस्प है। पर नैसेंट सोल के सामने कोर फॉर्मेशन वाले सभी सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होते हैं। उसने खूंखार हंसी हंसते हुए अपना असली जादुई हथियार 10,000 सोल्स ब्लड बैनर 10,000 सोल्स ब्लड बैनर निकाला। अनगिनत भटकती और खौफनाक आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल आईं। नासेंट सोल के उस खौफनाक दबाव ने उस पूरी जगह को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। वो मुझे उसी वक्त पिघलाकर एक ब्लड पिल बनाना चाहता था। लानत है, अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है।
मैं बड़ी मुश्किल से खुद को टिकाए हुए था, लेकिन कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल के बीच का फासला बहुत बड़ा था। मेरे शरीर का खून और एनर्जी बेकाबू होकर दौड़ने लगी थी और मेरा होश धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। क्या मैं सच में हारने वाला हूं? मुझे बिल्कुल भी हार मंजूर नहीं थी। बिल्कुल आखिरी मौके पर दूर तैशुअन सेक्रेड लैंड की गहराइयों से अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। आसमान और जमीन का रंग पल भर में बदल गया और पूरब से 30,000 मील तक एक बैंगनी रंग की रोशनी पर्पल छी फैल गई। उसी वक्त मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से शांत पड़ा वो 9 रंगों की रोशनी वाला फल आखिरकार पककर गिर गया। मैंने बिना एक भी पल सोचे उस सबसे बड़े और महान फल को तुरंत निगल लिया। बूम! सारे नियमों से परे एक अजीब सी ताकत मेरे शरीर में जाग उठी। मेरा कल्टीवेशन बांस को चीरती हुई तलवार की तरह आगे बढ़ा और पल भर में नासेंट सोल की दीवार को तोड़ दिया। वो अंधाधुंध रफ्तार से बढ़ने लगा। नासेंट सोल अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज, नासेंट सोल पीक लेवल। ये कैसी ताकत है? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम आखिर कौन हो? शाओ शुए जोर से चीखा। वो तुरंत पीछे मुड़ा और खून की एक रोशनी में बदलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे कोई भगवान ऊपर से कीड़े मकोड़ों को देख रहा हो। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से एक उंगली उसकी तरफ कर दी। शाओ शुए की खौफनाक और बेबस चीख के बीच उसका नैसेंट सोल शरीर और वो ब्लड बैनर हथियार मेरी उस एक उंगली के वार से सीधा कुचलकर राख में बदल गए। दूर खड़ा शाओहन ये सब देखकर पहले ही डर से सुन्न हो चुका था और उसके पैरों के बीच से बदबूदार पीला पानी बह रहा था। जैसे ही उसने रेंग कर भागने की कोशिश की, मैंने बस हाथ हिलाकर एक स्वॉर्ड एनर्जी स्वॉर्ड छुई छोड़ी, जिसने उसे काटकर राख में मिला दिया। हर तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। लिन परिवार के लोग डर के मारे जमीन पर गिरे पड़े थे। आसमान में खड़े उस इंसान को देखकर जो किसी देवता या शैतान जैसा लग रहा था, वो खौफ से कांप रहे थे। कौन सोच सकता था कि जिस आदमी को वो लोग एक पालतू जानवर की तरह कैद करके रखे थे, वो असल में दुनिया का सबसे महान और ताकतवर मास्टर था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और अपने शरीर में उफनती हुई ताकत को महसूस किया। क्या ताकतवर होने का एहसास ऐसा ही होता है? ये सच में नशा चढ़ाने वाला है। तभी आसमान के किनारे से अचानक हजारों रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और दिव्य संगीत गूंजने लगा। इमॉर्टल मैंगली हवा में कदम रखते हुए वहां उतरी। उनकी गोद में एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची थी। मैंने उस बच्ची को देखा और मेरे दिल में ब्लड लाइन के जुड़े होने का एक गहरा एहसास दौड़ गया। मैंने तुरंत इमॉर्टल मैंगली को पहचान लिया। वो उस रात वाली रहस्यमयी औरत थी। इमॉर्टल मैंगली ने मुझे देखा, जो अब नासेंट सोल कल्टीवेटर बन चुका था। उनकी ठंडी आंखों में एक कोमलता और सम्मान की झलक दिखाई दी। मेरे साथ चलो, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये कोई हुक्म नहीं था, बल्कि बराबरी का एक न्योता इन्विटेशन था। सेक्रेड लैंड वापस चलो, मेरे कल्टीवेशन पार्टनर डाओ कंपेनियन बनो और इस बच्ची के पिता बनो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, मुड़कर अपनी पत्नियों और बच्चों को देखा और फिर इमॉर्टल मैंगली की तरफ देखा। ठीक है, 18 साल बाद मेरे बच्चे पूरी कल्टीवेशन दुनिया में फैल चुके थे और हर कोई इंसानों में किसी ड्रैगन या फीनिक्स बेहतरीन टैलेंट जैसा था। और मेरे दिमाग में मौजूद उस ब्लड लाइन बोन आर्ट पेड़ पर आखिरकार आखिरी फल उगाया था, इटर्नल डाओ फ्रूट, इटर्नल डाओ फ्रूट। जैसे ही मैंने उस फल को निगला, आसमान और जमीन गूंज उठे और अंतरिक्ष टूटकर बिखर गया। इस दुनिया की हद से परे की एक ताकत मेरे शरीर में दौड़ने लगी। वो एक सच्चे इमॉर्टल, ट्रू इमॉर्टल की ताकत थी। अब वक्त आ गया है। मैंने अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हुआ और मुड़कर अपनी खूबसूरत पत्नियों और अपने बच्चों पोतों की भारी भीड़ की तरफ देखा। लिन किंग्युए ने थोड़ी घबराहट के साथ मुझे देखा। पतिदेव, क्या आप सच में जा रहे हैं? इमॉर्टल मैंगली की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। ये निचली दुनिया बहुत बोरिंग हो गई है। सुना है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में और भी बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। ये बिल्कुल सही वक्त है वहां जाकर देखने का। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और अपना बड़ा सा हाथ हवा में लहराया। वो ब्लड लाइन पेड़ बाहर आकर प्रकट हो गया और एक ऐसे विशाल पेड़ में बदल गया जिसने आसमान और सूरज को ढक लिया। उसने पूरे सेक्रेड लैंड को मेरी सभी पत्नियों और बच्चों के साथ अपने अंदर समेट लिया। मेरे बच्चों, अपने पिता के साथ उड़ान भरो, असेंड करो। मेरी बात खत्म होते ही अनगिनत कल्टीवेटर्स की हैरान आंखों के सामने वो विशाल पेड़ जमीन उखाड़कर ऊपर उठा। उसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और इमॉर्टल वर्ल्ड के उस खुले हुए बड़े से दरवाजे के अंदर घुस गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरीज के रिकैप्स देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।